चलिए आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जैसा कि मैम ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, तो माई सेल्फ PR साहू, कांकेसर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। बेसिकली मैं किसान परिवार से हूं। मेरे दादाजी खेती किसानी करते थे, मेरे पिताजी ने भी खेती किसानी करना चालू किया। 7 भाई बहनों का हमारा परिवार था, यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता 7 बच्चों की परवरिश उसी स्थिति में किए जिस स्थिति में उन्होंने हमें पालने के लायक बनाया। यानी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यदि हम आय की साधन की बात करें तो सिर्फ एकमात्र साधन हुआ करता था खेती किसानी। और आप समझ सकते हैं कि खेती किसानी से ही 7 बच्चों की किस तरीके से परवरिश हुई होगी। बट मेरे जो 6 और भाई बहन हैं, सिर्फ पैसे की कमी की वजह से उनकी एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया। बट मैं सबसे छोटा था, तो शायद छोटा होने का मुझे बोनस मिला। और मेरे माता पिता ने मुझे ग्रेजुएशन भी करवाया, PG भी करवाया। और जब मैं PG कर रहा था, मैंने कॉमर्स में PG किया। PG कर रहा था उसी समय में सपने बड़े बड़े थे। जैसे कि मैडम ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से मैं बचपन से ही ड्रीमी था। तो मैंने 6वीं 7वीं क्लास में जैसे मेरा एनुअल एग्जाम हो जाता था, तो मैं पान की दुकान लगा करके अपनी पढ़ाई की खर्च निकालता था। जब मैं बड़ी क्लास में गया तो अपने दोस्तों के साथ में साइकिल स्टैंड लगा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। बड़ी क्लास में गया तो छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। फिर जब मैं कॉमर्स में जब PG कर रहा था, उसी समय में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पहली बार मुझे जानकारी मिली। और लाइफ इंश्योरेंस को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद इससे मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मैंने लाइफ इंश्योरेंस में एडवाइजर के रूप में मैंने काम करना चालू किया अपने स्टूडेंट लाइफ से। सपने बड़े बड़े थे। एक बारगी में मुझे लगा था कि लाइफ इंश्योरेंस से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। लेकिन 3 साल पार्ट टाइम करने के बाद, लाइफ इंश्योरेंस को 4 साल तक फुल टाइम करने के बाद, जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। मैं जैसा सोचता था वैसा शायद मुझे नजर नहीं आ रहा था। और मैं सोच ही रहा था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले, कुछ ऐसा काम मैं कर सकूं जिससे मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकूं। क्योंकि हमारे माता पिता जब मेहनत तो करते थे, लेकिन मेहनत करने के बाद जैसा चाहते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छा से एजुकेशन दिलाएं, वो एजुकेशन नहीं दिला पाते थे। वो चाहते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छे से भोजन कराएं, वो भोजन नहीं करा पाते थे। वो चाहते थे कि अपने बच्चों को हम अच्छे से कपड़ा दिलाएं, वो कपड़ा नहीं दिला पाते थे। तो मेरे अंदर में कसक होती थी कि आने वाला समय में जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तो जो तकलीफें आज हमारे पेरेंट्स को हो रहा है, वो तकलीफें हमारे बच्चों को या हमें नहीं होना चाहिए। और ऐसा कुछ काम जीवन में करना है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। और अल्टीमेट दोस्तों, नवंबर 2004 में पहली बार इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखने का मुझे मौका मिला। और इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं, बल्कि इस बिजनेस के मेरे बिजनेस गुरु हैं। मैं माता पिता और भगवान के बाद यदि मेरी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है तो आदरणीय सचिन अग्रवाल जी हैं, जिनके माध्यम से इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान पहली बार मुझे देखने का मौका मिला। नवंबर 2000 दिसंबर 2004 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और 32 महीने के बाद सितंबर 2007 में इस बिजनेस का मैं रॉयल्टी एचओआर बना। अप्रैल 2008 में इस बिजनेस का मैं टेक्निकल एचओआर बना। स्टार पर का जो लेवल है उसको अगस्त 2009 में मैंने अचीव किया। एमरल्ड की पिन मैंने सितंबर 2009 में अचीव किया। और स्टार एमरल्ड का पिन मैंने मार्च 2019 में अचीव किया। और अभी मैं जिस पिन पे हूं, जैसा कि मैडम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, मैं अभी रूबी के पिन पे हूं। सितंबर 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस समय में ये पिन को मैंने अचीव किया। सफर की शुरुआत हुई थी 604 रुपए से आरसम बिजनेस में। उससे पहले की इनकम की बातचीत करूं तो लगभग 12-13 हजार रुपए महीने की इनकम आ रही थी LIC से। आरसम बिजनेस की पहली इनकम 604 रुपए की आई। जब मैं रॉयल्टी पे पहुंचा तो मेरी पहली इनकम 38 हजार रुपए की थी। टेक्निकल पे जब मैं पहुंचा तो मेरी इनकम 50 हजार रुपए की थी। जब मैं स्टार पर पे आया तो मेरी इनकम 70 हजार की थी। जब मैं एमरल्ड पे पहली बार आया तो मेरी इनकम 1,30,000 की थी। जब मैं स्टार एमरल्ड पे पहली बार आया तो मेरी इनकम 2,16,000 की थी। और अभी जिस रूबी के पिन पे हूँ, मेरी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में ये पर मंथ की आती है। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से वो सब कुछ मुझे मिला और सिर्फ ये सिस्टम की वजह से हो पाया। आज ये मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता की वजह से ही आज ये पूरी दुनिया को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे कर्म दिया, तो आज
स्टेज से मैं आप सभी के माता पिता को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, और मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहूंगा। साथ में जैसे कि मैंने बताया कि आज ही सुनीता मैम ने आपको बताया कि आज ही मैंने महिंद्रा की XUV 700 की ये कार मैंने आज ही परचेस किया, और मेरे गुरुदेव आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, मैडम नेहा अग्रवाल जी भी साथ उपस्थित थे हमारी पूरी टीम के, क्योंकि धमतरी में ये प्रोग्राम भी था। तो ये मेरी फैमिली की ये चौथी कार है। इस तरीके से इस बिजनेस के माध्यम से वो सारे सपनों को हम पूरा कर पाए। सिर्फ ये पूरा हो पाया और पॉसिबल हुआ तो आरसम बिजनेस की वजह से। और आज 19 साल का मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि इस सिस्टम में आकर के कोई भी व्यक्ति यदि दिल से अपलाइन की बातों को लगातार फॉलो करे, सिस्टम को लगातार फॉलो करे, तो हर व्यक्ति मेरी तरह सक्सेस हो सकता है, सुनीता मैम की तरह सक्सेस हो सकता है, हम सबके गुरु आदरणीय सचिन अग्रवाल जी की तरह सक्सेस, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। यानी नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं इस सिस्टम के माध्यम से ये हमें मिल सकता है। और ये इस बिजनेस के मेरे बिजनेस गुरु हैं आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी, जिनके मार्गदर्शन में इस बिजनेस को मुझे सीखने का मौका मिला। और भी अपलाइन है जिनका बिल्कुल मैं आदर पूर्वक नाम लेना चाहूंगा। PK देवांगन जी, जिनका समय समय पर मुझे बिल्कुल सहयोग मिला। और हम सबके आदरणीय रत्नेश जैन जी, जो कि आज हम सबके बीच में नहीं रहे, देव तुल्य हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा। आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौर जी, रवि शर्मा जी, मुकेश जी कोठारी, BC छाबड़ा जी, KC छाबड़ा जी, इन सभी अपलाइनों का आशीर्वाद मुझे मिला। और ये शख्सियत है, बल्कि महामानव है, जिन्होंने आरसम बिजनेस का विचार जिनके अंदर में आया, जिनके अंदर में विचार आया कि हम लोगों के बारे में कुछ सोच सके, एक आम व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सोचा, ऐसे फाउंडर आदरणीय रेस्पेक्टेड हमारे इस सिस्टम के MD साहब हैं, फाउंडर हैं आरसम बिजनेस के, आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, जिनको मैं नमन करना चाहूंगा। और जिनकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान किसी एक प्लेटफॉर्म पर, आज हम लोग चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, ये हम पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सिस्टम में आज हैं, तो ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है। मैं इनको नमन करना चाहूंगा। हम सभी लोग साथियों, हम राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। TC छाबड़ा जी ने इस अभियान का नाम डे वन से, आज से 23 साल पहले जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने नाम दिया था नए भारत का निर्माण। देखिए, आज हम अपने देश के ऊपर में हम थोड़ा सा नजर डाल के देखें, तो आज हम देखें तो भाईचारा की भावना, प्रेम की भावना, दूसरों की मदद करना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। भाई भाई के साथ में नहीं बनता, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में नहीं बनता, आपस में भाईचारा, प्रेम की भावना ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन TC छाबड़ा जी का ये उद्देश्य है, जिस अभियान में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने नारा दिया है कि नए भारत का निर्माण, हम एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं जहां पर लोगों के बीच में भाईचारा हो, प्रेम की भावना हो, लोग एक दूसरे की मदद कर सके। एक ऐसे नए भारत के निर्माण की कल्पना में हम पिछले 23 साल से आरसम बिजनेस ये लगातार काम कर रहा है, और इसके ऊपर में हम सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आज सुनीता मैडम कहाँ उड़ीसा से हैं, कहाँ कोई व्यक्ति कश्मीर से जुड़ा हुआ है, कोई MP से, कोई महाराष्ट्र से, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। लेकिन जब हम आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के भाई बहन के समान हम मिलते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो इस सिस्टम की वजह से, जिसका अभियान का नाम है नए भारत का निर्माण। और इसका यदि आप चित्रण देखेंगे तो TC छाबड़ा जी ने इसको एक गीत के रूप में, प्राण गीत के रूप में पिरोया है, जहां पर हम ये देख पाते हैं। आप प्राण गीत को जब आप गुनगुनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम किस तरीके से, इस अभियान किस तरीके का है। जैसे उन्होंने कहा कि कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब ये किसी का हाथ मांगने वाला ना हो, जन स्वावलंबी बन जाए, यानी हर व्यक्ति स्वावलंबी हो जाए, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। ये इस तरीके से, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ये हमें समाहित किया गया है। तो इस तरह का ये प्राणगीत है, प्राणगीत के माध्यम से ये चित्रण किया गया है। आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ने अपने भाव को यहाँ पर पिरोया है। तो इस प्राण गीत के साथ में जहां पर चित्रण किया गया है, इसके साथ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये संस्थापक का आप संदेश यदि देखना चाहेंगे TC छाबड़ा जी का, ये बताना चाहते हैं कि आरसम का उद्देश्य जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना है।
आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों या अस्थायी प्रलोभनों के से युक्त हो। इसकी बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग ये जीवन के विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य अनिवार्य अंग है। ये टीसी छाबड़ा जी का ये संदेश है। पूरे देश में यह अभियान में लाखों सेवक सेवक बन करके यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और इस अभियान की मैं बातचीत करूं तो इस अभियान के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, पर इसके मुख्य और महान और बड़े उद्देश्य की बातचीत करूं तो इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन और तीसरा उद्देश्य की बातचीत करें तो महिला सशक्तिकरण। यदि हम स्वास्थ्य रक्षा की बातचीत करें, यदि हम अपने देश की स्थिति देखें, बाजार की स्थिति पर थोड़ा नजर डालें, तो आज हमें विज्ञापन के माध्यम से हमारे दिमाग को भ्रमित किया जाता है और ऐसे प्रोडक्टों को सेवन करने के लिए बिल्कुल बाधित किया जाता है जो प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिलावटी चीजें हैं, नकली चीजें हैं, इन चीजों को हमें परोसा जा रहा है और उसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसा नहीं इसके ऊपर में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है। नए नए हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, नए नए डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर भीड़ कमी नहीं होती है। ये सब के पीछे हमारा जो कारण है वो हमारा खान पान है। यहाँ पर आरसीएम ने ये बिल्कुल ठाना है कि हम लोगों को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट दे करके हम उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और लगातार इसके ऊपर में हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन। स्वावलंबन की हम बातचीत करें तो ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, और पिछले 23 साल में इस अभियान ने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे, यदि एक डेटा के हिसाब से मैं आपके साथ में बातचीत करूं तो आरसीएम के माध्यम से आज लगभग 25 लाख लोग ऐसे जिनके घरों में कुछ ना कुछ इनकम जाता है। यानी 500 रुपए जाता है तो 5,000 रुपए भी महीने की इनकम जाता है, 50,000 रुपए भी महीने की इनकम जाता है, 5 लाख रुपए भी महीने की इनकम लेने वाले लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाले हैं। तो ये आरसीएम का दूसरा उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आज हम अपने देश की स्थिति पर थोड़ा सा नजर डालें तो आप यदि स्क्रीन में मुझे देख पा रहे होंगे तो ये इस तरीके से ये हम सबका हाथ होता है। हम सबका यानी लगभग मैं बातचीत करूं तो लगभग 95% लोगों का हाथ हमारे देश में ये है। मेरा हाथ इस तरीके से है, तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से कि मेरा हाथ देख करके आप क्या समझेंगे। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मेरा हाथ मांगने वाला है, और ये हमारे देश के लगभग 95% लोगों का हाथ ये है कि हमारा हाथ मांगने वाला है। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हम बदल करके ये वाला हाथ को हम देने वाला हाथ ये हम बनाना चाहते हैं, और कई सारे लोगों ने ये देने वाला हाथ बनाया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। आज मैं हिंदुस्तान के अंदर में कई सारे ऐसे महिलाओं को जानता हूं जो आरसीएम बिजनेस में आने से पहले जिनकी आर्थिक स्थिति की बातचीत करें ये बिल्कुल बहुत कम होती थी। यदि हम उनकी लोगों से बातचीत करने के तरीका, सलीका या बाहर आना जाना, ये सब चीज में हम देखें तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन आरसीएम ने महिला सशक्तिकरण के अभियान के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को रोजगार का साधन दिया, वर्क फ्रॉम होम दिया, घर से रह करके ये अपना काम शुरुआत किए, और आज एक घरेलू महिला जो हुआ करते थे आज वो बिजनेस वुमेन होकर के पूरे हिंदुस्तान पे ये बिजनेस कर पा रहे हैं। आज कई सारे महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी पति के इनकम से भी ज्यादा इस सिस्टम के माध्यम से वो इनकम ले पा रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर में हम विशेष काम कर रहे हैं। तो ये हमारा 3 प्रमुख उद्देश्य रहा है। साथियों, आज एक विशेष रूप से मैं बातचीत करने जा रहा हूं जिसका सुबह के गुरुकुल में लगातार हमारी बातचीत होती है, हम सभी जानते हैं। देखिए, जब मैं आज से 19 साल पहले आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे शहर में एक भी स्टोर नहीं हुआ करता था। मैं छत्तीसगढ़ में बातचीत करूं तो मुश्किल से 8-10 स्टोर हुआ करता था बड़े बड़े शहरों में। लेकिन आज ये कारवां लगातार बढ़ते जा रहा है। 11,000 से ज्यादा इसके स्टोर हो चुके हैं, ऑनलाइन तरीका आ गया है, सारा सब कुछ हुआ है। अभी हमारी संस्था, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, कुछ लोग ले शायद ये न्यूज नया हो सकता है, हमारी संस्था पिछले कुछ महीनों से होम डिलीवरी के ऊपर में कुछ चुनिंदा शहरों से ये शुरुआत किया था, और इसकी संख्या आज लगभग 500 से ज्यादा शहरों में ये हो चुका है।
होम डिलीवरी। दोस्तों आज कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको दुकान जाने का, स्टोर जाने का समय नहीं होता है, वो अपना मोबाइल ऐप निकाल करके जिस शहर में रहते हैं उस शहर में वो रह करके, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस शहर का पिन कोड दिखाएगा, कुछ भी प्रोडक्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची, साबुन, चाय पत्ती, चावल, आटा, तेल, कुछ भी प्रोडक्ट है, वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से होम डिलीवरी करके वो ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑर्डर के माध्यम से विद इन मिनट, यानी 30 मिनट के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर में वो प्रोडक्ट आपके घर में ये पहुंच सकता है। साथियों जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, आज से 19 साल पहले जब मैं आरसीएम की शुरुआत किया था, कुछ चंद प्रोडक्ट हुआ करते थे, कुछ चंद स्टोर हुआ करते थे, और जब मैं आज आरसीएम को देखता हूं, इसका विशाल रूप लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज जो आप रूप देख रहे हैं ना आरसीएम का, ये कुछ भी नहीं है जो आने वाले 5 साल, आने वाले 2030 ने को मिलेगा, इसका हम बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो साथियों बड़ा फायदा उसी को मिलेगा जो लगातार जुड़ करके यहाँ की प्रोडक्ट को यूज करता रहेगा, यहाँ की प्रोडक्ट को प्रमोट करता रहेगा, अपने टीम की साइज को बढ़ाता रहेगा। और अभी हम जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने में विशेष रूप से टीसी सर ने हमें निर्देश दिया है कि हम अपने ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाएं, हम लोगों को ज्वाइनिंग करवा करके इस सिस्टम में लाएं और हर व्यक्ति के घर तक ये प्रोडक्ट को हम पहुंचाएं। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास में समय नहीं है स्टोर जाने का, वो भी होम डिलीवरी के माध्यम से ये यहाँ की प्रोडक्ट का फायदा ले सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अपने टीम के लोगों को ये होम डिलीवरी के बारे में हम जरूर से बताएं, ऐप में जा करके उनको होम डिलीवरी कराने भी हम सिखाएं। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। साथियों एक प्रोग्राम होने जा रहा है, विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, ये अंतरराष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की वो सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो रही हैं दिल्ली के अंदर में, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और वहां पर एक महिला सशक्तिकरण का एक विशाल रूप, एक बड़ा रूप आपको देखने का मौका मिलेगा। तो हमारे टीम से जो भी महिला साथी हैं, जो भी वहां तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल इस प्रोग्राम को हम अटेंड करें। और वहां पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की वो सारी महिलाएं वहां पर उपस्थित होंगे, जिन्होंने फर्श से अर्श तक इस सिस्टम के माध्यम से मुकाम हासिल किया है, अपने सपनों को पूरा किया है, उन सभी महिलाओं को हम वहां पर देख सकते हैं। साथियों सफलता के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि आप मुझे बोल सकते हैं कि सर सफल होने के लिए हमारी स्किल जरूरी है, दक्ष होना जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में हम जब काम करें तो उसमें दक्षता हासिल करना जरूरी है। तो आप ये भी मुझे बोल सकते हैं, कुछ बोलेंगे कि सर हमारा क्वालिफिकेशन यानी हमारी योग्यता होनी चाहिए। कुछ लोग बोल सकते हैं कि शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है सफलता के लिए, ये भी जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर किसी भी क्षेत्र का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव भी जरूरी होता है सफल होने के लिए। बड़ी सफलता के लिए ये भी जरूरी है। आप बोलेंगे साथ में हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नजरिया क्या है, ये ज्यादा पावरफुल होता है। किसी भी चीज को देखने का हमारा तरीका क्या है, उस तरीके से हम, हमारा नजरिया क्या है, हमारा नजरिए के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना सक्सेस होंगे। तो आज हम विशेष रूप से एटीट्यूड के ऊपर भी आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कि नजरिए के ऊपर में हम बातचीत करने वाले हैं कि हमारे सक्सेस के ऊपर में एटीट्यूड का क्या रोल होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है। यदि मैं परसेंटेज वाइज यदि बातचीत करूं तो लगभग 85% हमारे सक्सेस के ऊपर में कोई रोल होता है तो हमारा एटीट्यूड का होता है, हमारे नजरिए का होता है। आज हम लोग विशेष रूप से बातचीत करने वाले हैं। देखिए जीवन में 2 तरह का दर्द हर व्यक्ति को सहना पड़ता है। एक दर्द मां बनने का, एक महिला जो सहती है, एक दर्द होता है निसंतान रहने का दर्द। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं आपके सामने में बातचीत करूं मां बनने का दर्द, यानी सीधे से बातचीत करूं, एक महिला को मां बनने का जो दर्द होता है ना, वो कुछ कुछ महीने का दर्द होता है, कुछ महीने का दर्द होता है। लेकिन यदि कोई महिला निसंतान है तो उसको ताउम्र जिंदगी भर निसंतान रहने का उसको दर्द सहना पड़ता है।
क्योंकि जब हम माँ बनते, एक महिला जब माँ बनती है तो सिर्फ 9 महीने का दर्द उनको सहना पड़ता है। लेकिन उस 9 महीने के दर्द सहने के बाद जब उनको सफलता मिलती है, जब एक प्रसव पीड़ा से होकर के गुजरती है, और जब वो अपने बेटे को बेटी को जब जिस तरीके से वो भूल जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि किसी महिला के लिए निसंतान रहने का जो दर्द है वो पूरी जिंदगी भर सहना पड़ता है, लोगों के ताने भी हमें सुनना पड़ता है। लेकिन ठीक उसी तरीके से यदि किसी पुरुष के लिए भी हम बातचीत करें, पुरुष या महिला के लिए, दोनों के लिए हो सकता है कि कामयाब होने का जो दर्द है, कामयाबी का दर्द है, वो 2 साल, 5 साल, कुछ महीने का होता है। लेकिन कामयाबी पाने का जो दर्द है, उसको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो उस कामयाबी के सामने, उस सफलता के सामने आपने कुछ सालों तक जो दर्द सहा है, वो दर्द कुछ भी नहीं होता उसके सामने में। कई बार माँ बाप भी हैं, ये मेरे हमारे दोस्त बोलते, रिश्तेदार बोलते हैं, आसपास के लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी, यदि हम काम नहीं कर रहे होते ना, तो हमारी पत्नी भी बोलती है। तो दोस्तों, नाकामयाब होने का दर्द सहना है या कामयाब होने का दर्द सहना, ये चॉइस आपके ऊपर में है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सफलता का दर्द सहने के लिए तैयार हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के आपको जो साल तक जो दर्द सहेंगे, उसके सामने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो सकता है। तो ये चॉइस आपको करना है कि आपको जिंदगी भर का दर्द सहना है या फिर सफलता का दर्द कुछ सालों के लिए। ये चॉइस आपके ऊपर है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, स्त्री की गोद और पुरुष का जेब यदि खाली रह जाए तो पूरी दुनिया जीने नहीं देती है, हमें जीना हराम कर देती है। जब किसी स्त्री निसंतान हो, उसके पास उनके बच्चे ना हो, तो घर वाले भी ताना देना चालू करते हैं, पड़ोसी ताने देना चालू करते हैं, रिश्तेदार ताना देना चालू करते हैं, पूरी दुनिया ताना देती है, हमें जीने नहीं देती है। उसी तरीके से यदि पुरुष काम नहीं कर रहा है, पुरुष का इनकम नहीं है, पुरुष का जेब खाली है, तो दोस्तों पूरी दुनिया हमें जीने नहीं देती है, पूरी दुनिया हमें ताने मारती रहती है। आरसीएम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे हम महिला हैं या पुरुष हैं, ये हम कुछ भी काम कर रहे हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम हम करके हम सक्सेस ले सकते हैं और एक बड़ी सफलता यहां से हासिल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आपका ये भूतकाल है, यानी जहां से आपने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी और आपने चलना चालू किया था। सुनीता मैडम, क्या मेरी स्लाइड आ रही है? सर। कोई सर आ बता रही है। पाए मेरी स्लाइड आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। चलो, थैंक यू। क्योंकि बीच बीच में पूछना भी जरूरी है। तो आप जब शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की, तो आप यहाँ पर हैं, और जर्नी की शुरुआत करने के बाद आप जाते हैं, आपने कोई एक्शन किया, कोई अपने लाइफ में बदलाव किया, आपने कोई सीखा, और आज तक आपने जो किया वो आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। यानी आपका वर्तमान है, जहां तक आप ये पहुंचे हैं, यहां तक आप पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक जो काम किया, आपने जो सीखा, अपने अंदर में जो बदलाव किया, उतना ही बदलाव करेंगे तो और आप आगे नहीं जाएंगे। अभी आप वर्तमान में जो यहाँ पर हैं, बस यहीं पर आप रहेंगे, इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे जाना है तो मुझे चैट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। एक बार जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल चैट बॉक्स में मुझे जवाब लिख करके दे सकते हैं कि इसके आगे हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, आप चैट बॉक्स में जवाब लिखते रहिए। मेरा ऐसा मानना है, परिवर्तन चाहते हैं, बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन, सफलता का मतलब सिर्फ एक ही चीज है। आज आपके पास वर्तमान में, आज आपके पास में वर्तमान में आप जितनी इनकम है, उतनी इनकम से यदि आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो जीवन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। आप जिस तरह के मकान में आज रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उससे कोई अच्छा बढ़िया मकान हो, तो जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आज मेरे पास में जिस तरह से आने जाने की मेरे पास में साधन है, उस साधन से कोई और अच्छा साधन हो, बड़ा साधन हो, तो हमें और वही काम करके हम वहां तक, जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा
हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों हमें जो आगे जहां होना वो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में पहले हमारे काम करने के तरीके भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा और पड़ेगा। और यदि हम बदलाव करेंगे तो जहां हम जाना चाहते हैं या हमारा जहाँ पर फ्यूचर, बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे। हम यहाँ चल करके आते हैं, हम अपने प्रेजेंट में, तो और वही काम करने में अपने ऊपर में निवेश नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां पहुंचे हैं वहीं रहेंगे। लेकिन हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तब जा करके हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये आई थिंक आप सभी लोग आज के वर्तमान जीवन में कि आप वही लगाते हैं, आप जीवन में आगे प्लेटफॉर्म हमारे लिए है और हम वहां पर जरूर हो सकते हैं। देखिए, नजरिए को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे घटक हैं जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आप अपने नजरिए को कैसे डिसाइड करते हैं। तो कुछ माहौल के ऊपर में डिपेंड करते हैं कि जिस माहौल में रहते हैं, हमारा परिवार, हमारा कॉलोनी, हम जिस माहौल में रहते हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये माहौल का भी डिपेंड करता है। आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। आप देखें, हमारे हमेशा बोलते हैं कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल हम इस माहौल में रहेंगे उसी तरीके से हमारे नजरिए का निर्माण होगा। यदि हम सकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे तो सकारात्मक माहौल में रहेंगे तो बिल्कुल हमारा नजरिया भी सकारात्मक हो सकता है। दूसरा घटक है शिक्षा। ये हमारा एजुकेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि आज का हमारा जो एजुकेशन है, पढ़ो लिखो नौकर बनो, ये हमें सिखाया जाता है, लेकिन इससे आगे हमारी जिंदगी में सपनों को पूरा करने का भी कोई एजुकेशन होना चाहिए। जो एजुकेशन आज लगातार यूएस के माध्यम से, हम टीम चैंपियन के तो टीम चैंपियन के माध्यम से लगातार हमारे सपनों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए एजुकेशन हमें मिलता है, तो ऐसा एजुकेशन भी होना चाहिए। तो एजुकेशन का भी हमारे नजरिए के ऊपर में फर्क पड़ता है। हमारा अनुभव, पिछला अनुभव के आधार पर हमारा नजरिया डिसाइड होता है कि हम किसी चीज को किस एंगल से देख पाते हैं, किस नजरिए से हम देख पाते हैं। संगत का भी असर होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ में बातचीत किया। तो अब मैं आपसे, मेरा एक सवाल है कि आपका नजरिया कैसा है? आपका नजरिया कैसा है? देखिए, हो सकता है कि आपका नजरिया सकारात्मक हो। क्या आपका नजरिया सकारात्मक है या फिर आपका नजरिया नकारात्मक है? ये यदि सकारात्मक नजरिया होगा तो हम यदि वर्तमान में हैं तो हम अपने फ्यूचर की ओर लगातार आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, यदि किसी चीज को लेकर के कोई हम काम कर रहे हैं, यदि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, हमारा नजरिया नकारात्मक है, तो हम उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि हम वहीं पर रहेंगे। अब हम देखेंगे, इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। ये बिल्कुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट है, एक सर्वे बताता है कि इंसान अब तक जिस जगह पे भी रहे, जिस माहौल पे भी रहे, उसका एजुकेशन क्या है, उसका संगत क्या है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को वो पूरी तरीके से ये बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये सर्वे है। विलियम जेम्स साहब ये बताते हैं कि इंसान अपनी नजरिया बदल करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे कि सकारात्मक नजरिए के क्या फायदे हैं। सकारात्मक नजरिए के, देखिए, आपका दो तरह से हो सकता है किसी चीज को देखने का नजरिया, सकारात्मक या नकारात्मक। देखिए, माहौल खुशनुमा हो जाती है यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है। एक कहानी मुझे हमेशा, मैं कई बार मीटिंग में बताता भी हूँ, वो कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक बलून बेचने वाला, गुब्बारा बेचने वाला किसी मेले में गुब्बारा बेच रहा था। तो जब उनको बेचना होता था तो कुछ बलून में वो गैस डाल करके वो ऊपर की ओर छोड़ देता था, उड़ा देता था, और रस्सी में बांध करके। तो जब वो ऐसा काम करते थे तो बच्चे देखते थे और उनको लगता था कि हमें भी ये बलून लेना चाहिए। तो फिर एक अपने
पापा के साथ में एक बच्चा जो है वो मेला में घूम रहा होता है। जैसे उन्होंने बलून को देखा, तो बलून को देखने के बाद अपने पापा के शर्ट को नीचे तरफ खींचते हुए उन्होंने बोला कि पापा, ये ऊपर में रेड कलर का ये बलून है वो उड़ रहा है, ये ग्रीन कलर का बलून भी वहां पर उड़ रहा है, तो क्या ये नीचे में ये जो बलून वाला है, जो गुब्बारा बेचने वाला है, ये इन्होंने जो ब्लू कलर का जो ये बलून रखा हुआ है, क्या ब्लू कलर का बलून भी ऊपर में उड़ सकता है? तो उसके पापा ने उनको जवाब दिया कि बेटा, ये जो गुब्बारा है, ये बलून है, ये अपने किसी रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, ये उड़ रहा है तो इसके अंदर में जो गैस है, इसके अंदर में जो माहौल है, उसकी वजह से ये उड़ पा रहा है। तो दोस्तों, यदि हमारा नजरिया सकारात्मक है तो बिल्कुल हमारी माहौल खुशनुमा हो जाती है, और हमारे नजरिए के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं। तो ये हमारी माहौल खुशनुमा हो जाती है यदि हम सकारात्मक सोचते हैं। तो जोश पैदा होता है, हम एक्साइटमेंट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बिल्कुल यदि हमारा नजरिया सकारात्मक है तो जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है दोस्तों। यदि इसी तरीके से यदि हमारा सकारात्मक नजरिया होगा तो हम खुशी खुशी हम उस काम को कर लेते हैं, कई लोगों तक अपने काम को पहुंचाते हैं, हम अपने काम को सही समय में अंजाम दे पाते हैं। साथियों, हमारे आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है यदि हमारा सकारात्मक नजरिया है तो। लोग हमें देख करके खुश होते हैं, और हम जिस काम को हम कर रहे होते हैं, यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास के लोग भी देख करके हमसे प्रेरणा लेते हैं, उस काम की करना वो शुरुआत कर देते हैं। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शख्सियत बन जाते हैं यदि आपका सकारात्मक नजरिया है। और राष्ट्र के लिए दोस्तों आप लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट्स बन जाते हैं, संपत्ति बन जाते हैं। दोस्तों, सकारात्मक नजरिया जिनके पास में है, पॉजिटिव एटीट्यूड जिनके पास में, हर व्यक्ति को तलाश होती है। कोई दोस्त भी आपका होगा ना, यदि आप नकारात्मक सोचते होंगे तो आपसे वो दूर भागने का कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, समाज को, देश को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम अपने समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शख्सियत बन जाते हैं, राष्ट्र के लिए एक एसेट्स बन जाते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब हम सकारात्मक सोचते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ जाती है, हम एक दूसरे की मदद करना चालू कर देते हैं जब हम किसी भी चीज को पॉजिटिव सोचते हैं। फिर समस्याएं अपने आप हल हो जाती है यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो। फिर हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, हमारी काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि माहौल हमारे अनुरूप हो जाता है, हमारे मुताबिक हो जाता है। वफादारी बढ़ जाती है, हम ईमानदारी के साथ में किसी काम को हम करना चालू कर देते हैं। ज्यादा लाभ होता है, यानी हमारी प्रॉफिट भी बढ़ जाता है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम काम करते हैं। बेहतर रिलेशनशिप बनता है, हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, तनाव कम होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। जब हम निगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं। लेकिन किसी भी चीज को आप सोचे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बिल्कुल स्ट्रेस कम होगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड का फायदा है, तो साथियों निगेटिव एटीट्यूड का यहाँ पर कुछ नुकसान भी है। तो आइए, क्या क्या नुकसान हो सकता है निगेटिव एटीट्यूड का, आज हम थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी चीज को लेकर आपका नकारात्मक नजरिया है तो संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। किसी भी चीज को, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाने के बाद आपको लगता है किसी चीज को लेकर कि वहां पर बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां का माहौल अच्छा नहीं है, साउंड का एटीट्यूड वहां पर निगेटिव होगा। आपका एटीट्यूड यदि वहां पर निगेटिव होगा तो दोस्तों आप पूछेंगे कि यहाँ का ऑर्गेनाइजर कैसा है, कौन है, इसको जरा सा भी अकल नहीं है। तो संबंधों में हमारी कड़वाहट आ जाती है। इसी तरीके से किसी भी काम को हम लेकर के देखें तो ये बिल्कुल, यदि हमारा रवैया, यदि हमारा नजरिया नकारात्मक है तो संबंधों में कड़वाहट आती है, लोग नाराज हो जाते हैं। यदि हमारा नजरिया नकारात्मक है तो बिल्कुल लोग नाराज होंगे। जिंदगी उद्देश्यहीन हो जाती है, बेमकसद हो जाती है। हम जिधर जाना चाहते हैं, हम अपने सपनों की तरफ, हम अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम उतनी तेज गति के साथ में नहीं बढ़ पाते। हमारा जिंदगी उद्देश्यहीन हो जाता है, हमारा स्पीड कम हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
और जब हम स्ट्रेस रहने लग जाते हैं तो हमारा सेहत भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना बार 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 किसी चीज को निगेटिव सोचते हैं तो हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। और दोस्तों खुद के लिए और दूसरों के लिए स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि हमारा एटीट्यूड यदि निगेटिव है तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन दोस्तों हम नकारात्मक नजरिए से वाकिफ तो हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बदलना क्यों नहीं चाहते? हमें पता है कि हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ में ये नुकसान हो सकता है, मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम सोचते हैं कि मैं किसी भी चीज को यदि पॉजिटिव एंगल से देखता हूं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हम सबको पता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बदलते क्यों नहीं है? उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि साथियों, हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि जब हम बदल जाएंगे तो पता नहीं हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, हम सहज महसूस नहीं करेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार किसी व्यक्ति को सालों तक काल कोठरी में कैद करके रखा गया था। कैदी को सालों तक, कई सालों तक काल कोठरी में उनको कैद करके रखा गया था। लेकिन जब उसकी सजा की मियाद, उसकी टाइम जब खत्म हुआ तो उस व्यक्ति को काल कोठरी से बाहर निकाला गया। सूर्य के प्रकाश में, रोशनी में जब उसको बाहर लाया गया तो वो व्यक्ति को सहज नहीं लग रहा था। उनको जो है असहज महसूस हो रहा था। तो उस व्यक्ति ने फिर से डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे काल कोठरी के अंदर में ही मुझे दोबारा वापस डाल दो। मैं वही अच्छा था, वही कंफर्टेबल था, और वहां के वातावरण से मैं बिल्कुल वाकिफ हो गया था, वही मुझे अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि शायद हमारे लाइफ में बदलाव हो जाएगा तो शायद वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जो चीजें, नई चीज आएगी वो अच्छा हमें नहीं लगेगा। तो ये बदलाव के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा चीज ये है कि हम नकारात्मक नजर से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन फिर भी बदलते इसलिए नहीं है क्योंकि हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि जीवन में यदि हमें कुछ बदलाव करना है, कुछ जीवन में बड़ा अचीवमेंट लेना है, उसके लिए सीखना तो जरूरी है। और हम सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दोस्तों हम नकारात्मक नजर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीसरी चीज है बदलाव से डर। जैसे कई बार हमें लगता है कि पता नहीं कुछ नया चीज होगा तो मैं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरा इनकम बढ़ेगा या कम हो सकता है। ये इस तरीके से हम डरते रहते हैं। डरने की वजह से भी हम बदलते नहीं हैं। और चौथी चीज है, बदलाव के लिए हम त्याग करना नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, जब कोई नया चीज प्राप्त करना है तो छोटे चीजों को, मोह को हमें छोड़ना पड़ता है। आज यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप इतने बड़े लेवल पे कैसे हैं, इस बिजनेस में आप सफल व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा 2 लाइन के अंदर में कि यदि इस बिजनेस में मैं आ करके मैं टेक्निकल एचयूआर बना, आज मैं रूबी के लेवल पे हूं, आज लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, तो इस पूरे 19 साल के दौरान में मैंने अपने छोटे छोटे खुशियों का त्याग किया है, छोटी छोटी चीजों का कुर्बानी किया है। जैसे आज धमतरी में आदरणीय सचिन अग्रवाल जी की फिजिकल मीटिंग थी। कई सारे लोगों को मैंने वहां पर इनवाइट किया, तो कई सारे लोग इसलिए आज नहीं आए कि आज हमारा एक त्योहार है, माघी पुन्नी होता है, वहां पर पूर्णिमा का यहाँ पर मेला लगता है, जगह जगह पे मेला जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, कई लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद आज ये मैं मेला पे नहीं जाऊंगा तो आज का मेला ही नहीं होगा। तो कुछ लोग वहां पर अपना जाना जरूरी समझे। कुछ लोग के घर में मेहमान आ गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि आज अरे सैटरडे का है, सैटरडे का दिन है तो आज तो हमें छुट्टी का दिन रहता था, आज हमें परिवार के साथ में होना चाहिए। तो कुछ लोग छोटी छोटी चीजें कुर्बानी नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। और दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर में जितने भी टॉप के लीडर है ना, जितने भी टेक्निकल एचओर हैं, आज मैं सुनीता शंकर साहू जी की बातचीत करूं या हमारे टीम में भी कई सारे लीडर्स हैं, रजन मेम है, रेशम दिवाकर जी हैं, अनिल बघेल जी हैं, या संजय दास जी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, या हमारे गुरुजनों की बातचीत करें, जो भी व्यक्ति टॉप के लेवल पे दियार्सन बिजनेस में है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। सिर्फ यदि तीर मारा है तो उन्होंने अपने छोटी छोटी खुशियों का त्याग किया है, छोटी छोटी खुशियों का कुर्बानी किया है, इसलिए आज वो वहां पर है। आज मेरे 20 साल के सफर में कई बार कुछ ऐसा हुआ कि कई बार हमारे छत्तीसगढ़ में मेला का बड़ा प्रचलन है, तो कई बार हमारे गांव का, हमारे शहर का मेला हुआ लेकिन मैं मेला में नहीं गया। कई बार त्योहारों पे मैं बाहर रहा, कई बार बच्चों का बर्थडे था तो मैं बाहर रहा। तो ये छोटी छोटी त्याग, छोटी छोटी खुशियों की त्याग करने की वजह से, छोटी छोटी कुर्बानी देने की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों यदि हम भी बदलाव के लिए तैयार हैं तो छोटा मोटा त्याग हमें करना पड़ेगा, तो बिल्कुल हम सफल हो सकते हैं। और जब हम बदलाव करते हैं
कुछ नया चीज होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है, दर्द को होता है। कुछ लोग हैं बदलाव के लिए जो दर्द होता है ना, दर्द को सह नहीं पाते, इसीलिए वो बदलने के लिए तैयार नहीं रहते। तो ये साथियों की हमें पता तो है कि हम यदि बदलते हैं, हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए नहीं बदलते, डर होता है, वो सह नहीं पाते, इसलिए वो आगे बदलते नहीं। तो दोस्तों, आज आप सभी के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिला, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा यूएस के हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय प्रहलाद राय सर को, और यूएस के सेक्रेटरी हमारे आदरणीय श्याम अग्रवाल सर को, और मेरे जितने भी अपलाइन हैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि मैं आज आप सबके बीच में मैं बातचीत कर पाऊं। मैंने अपने 19 साल के अनुभव का मैं आपके बीच में शेयर किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से जीवन में जो खुशियां प्राप्त हुई, जो पैसे प्राप्त हुए, मान सम्मान, और जो सपनों को जो हम पूरा कर पाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि आरसम बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद ये खुशियां, ये सपने को हम पूरा नहीं कर पाते, मान सम्मान भी नहीं मिल पाता।